Moving ahead with our human respiratory system, let's study the diagram first. So here is nasal passage. In nostrils we have hair and mucus जो सारे डर्ट पार्टिकल्स को जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसको फिल्टर कर देते हैं. उसके बाद नोज से हम ब्रीद इन करते हैं और माउथ से. देन वी हैव अ कॉमन पैसेज फर्स्ट फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. नाउ larynx is that voice box which helps us to produce sound. And then we have rings of, this is trachea, we have rings of cartilage in trachea जो इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं. हमारे ये बॉडी में जो ये थ्रोट के अंदर देयर इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं उस टाइम पे ये इसको फ्लेक्सिबल रखते हैं, कोलैप्स होने से रोकते हैं. आफ्टर दैट एयर पासेज, ये जो पूरा है ये हमारा ब्रोंकाई, जो दो लंग्स हैं उन दोनों लंग्स में गैस एंटर हो जाती है और जो दोनों लंग्स हैं उसके अंदर ब्रोंकाई, जो ये आगे छोटे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, ये कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर है और ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में. ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये कुछ सर्कल जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो होती हैं एल्वियोली. एल्वियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रोंक्यूल्स के एंड में होते हैं. सारा का सारा गैशियस एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है. नाउ लेट्स फर्स्ट रीड दिस. Within the lungs, the passage divide into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure which we call as alveoli. Alveoli जो है वो surface area provide करते हैं, वहीं पे gaseous exchange takes place. Walls of alveoli में blood vessels होते हैं, मतलब arteries and veins. Arteries absorb oxygen और veins carbon dioxide. blood जो है वो पूरी body से लेकर आते हैं ताकि हम उसको exhale कर सकें. नाउ व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट अवर रिब्स. तो यहाँ पर एक मसल होती है ये बिलो द रिब्स वी हैव डायफ्राम. डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन. सो डायफ्राम का जो ये रोल है वो है अटैच टू रिब्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू. डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. एक्सपांशन ऑफ चेस्ट इंक्रीजेज. द एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ चेस्ट इंक्रीजेज द वॉल्यूम इनसाइड. अब जब डायफ्राम जो है वो जब फ्लैटन हो जाता है तो चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाती है. एक्सपांशन ऑफ चेस्ट इंक्रीजेज द वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी. ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होएगा. वॉल्यूम बढ़ने से एयर प्रेशर कम हो जाता है. चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. इन दिस वे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, एयर सैक यानी कि एल्वियोली वो एयर से भर जाती हैं. जो ऑक्सीजन जब हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, इट्स नॉट दैट वी ब्रीद इन ओनली ऑक्सीजन. हाँ, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर है वो एल्वियोली में फिल अप हो जाती है. एल्वियोली जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं कॉल्ड कैपिलरीज कैरिंग ब्लड इन दैम. ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोली इनटू द ब्लड. उन कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है. फिर ऑक्सीजन पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कैरी आउट हो जाती है, सब जगह पहुंचा दी जाती है बाय अ पिगमेंट कॉल हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय अ रेड पिगमेंट कॉल हेमोग्लोबिन. हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं दैट कंटेन हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन के अंदर बहुत एफिनिटी होती है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है. तो ऑक्सीजन ज़्यादातर हेमोग्लोबिन के थ्रू ही पास होती है पूरे बॉडी में. द ऑक्सीजन कंबाइंस विद डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन सेल्स. फिर जो हम फूड खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है और एनर्जी रिलीज होती है. जब एनर्जी रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. रेस्पिरेशन का हमारे जो सेल्स रेस्पायर करते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी टिश्यूज. टिश्यूज में CO2 ज़्यादा होती है तो वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है. ब्लड कैरीज अ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स, जहाँ पर वो फिर से एल्वियोली में आती है, वेन्स के अंदर. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं द डायफ्राम एंड द मसल अटैच टू रिब्स रिलैक्स, डोम शेप्ड हो जाता है. यानी अंदर की वॉल्यूम जो है वो पहले क्या हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी. वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी क्योंकि चेस्ट कैविटी एक्सपांड हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी, प्रेशर कम हुआ था. अब जब वो डोम शेप्ड हो जाएगा डायफ्राम तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, एयर प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा.
जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सहेल आउट कर देंगे। जो हमारा टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है आगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर ये सारे मतलब ये जो हेमोग्लोबिन, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और यही फिर जो है वो ट्रैवल मतलब ये सारा ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन ही पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज, तो हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। देर इज़ वन मोर क्वेश्चन कि जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर जो सरफेस एरिया बढ़ा सके, जैसे कि हमने अभी देखा जो हमारे अभी हमने देखा कि वो जो डायफ्राम एक्सपांड करता है तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर को करने के लिए सरफेस एरिया बट इंक्रीज ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए दैट इंक्रीजेज अ सरफेस एरिया। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, ये सरफेस बहुत फाइन और डेलिकेट होना चाहिए, इसीलिए लंग्स को रिब केज के अंदर रखा जाता है टू प्रोटेक्ट इट। और देर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, वहाँ पर एक मैकेनिज्म ज़रूर होना चाहिए जिससे हम एयर को मूव इन और मूव आउट कर सकें। तो ये वाले 3 पॉइंट्स हैं। प्लस ह्यूमन बींग्स के अंदर नोस्ट्रिल से आता है तो वी हैव म्यूकस एंड फाइन हेयर्स जो फिल्टर कर देते हैं जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नोज में ही दे जस्ट स्टे इन द नोज ड्यू टू दिस म्यूकस एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ क्लीन एयर एंटर्स द ट्रैकिया. Rings of cartilage are present in throat. This ensure that air passage does not collapse.